सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जी 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 जी, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतर सीखने की ओर प्रयास करते हैं। आइए भाई, आज सीधा पढ़ाई की बात। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कहता है सोने की जो कीमत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। बहुत बढ़िया। कहता है सोने की कीमत इसके भार के वर्ग के समानुपाती। अब जी आगे की कहानी बताओ। मान ली ये बात। अगली लाइन में मेरे बच्चे कह रहा है कि एक आदमी ने सोने को तीन टुकड़ों में तोड़ दिया, 3:2:1 के अनुपात में। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई सोना था, ये इतना बड़ा टुकड़ा था। कहता है इसको तीन हिस्सों में बांट दिया, 3:2:1। यानी पहले टुकड़े का वजन 3 था तो दूसरे का 2 था तो तीसरे का 1। अगर मेरे बच्चे मैं किसी चीज को तीन टुकड़ों में बांटूंगा तो वजन खत्म नहीं होगा, वजन जितना था उतना ही रहेगा, बस तीन टुकड़ों में बट गया। और वो ये कह रहा है कि भाई पहले टुकड़े का वजन 3 था तो दूसरे का 2 था तो तीसरे का 1 था, तो टोटल वजन हुआ 3, 2, 5 और 1, 6। यानी एक्चुअल में पूरे बड़े टुकड़े का वजन 6 यूनिट था। आपने इसे तीन टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। और हम जानते हैं कि प्राइस जो होगा गोल्ड का वो होगा कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेट स्क्वायर। कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेट स्क्वायर। अब कह रहा है कि अगर हमने इसे तीन टुकड़ों में तोड़ दिया और जब हम इसे बेचने जाएंगे तो हमें लॉस हो रहा है 4,620 रुपए का। कैसे लॉस हो रहा है जी? भाई इसका वजन था 6 यूनिट। अगर हम सीधा सीधा बिना तोड़े बेचते तो इसका प्राइस हो जाता कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेट का स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग 36। तो ये वाला प्राइस होता मेरे प्यारे बच्चों 36 के, जो इसका प्राइस होता ना, ये वो कीमत होती जब वो इसको ब्रेक नहीं करता। लेकिन उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने की वजह से प्राइस क्या हो गया? प्राइस का फंडा तो वही है, के डब्ल्यू स्क्वेयर, के इंटू डब्ल्यू स्क्वेयर। तो 3 का वर्ग 9, 9 के। इस टुकड़े का हो गया 2 का वर्ग 4 के। और इस टुकड़े का प्राइस क्या होगा? 1 का स्क्वेयर इंटू के, 1 के। यानी कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि प्राइस जो है ना स्क्वेयर की कहानी में, प्राइस जो है वेट के स्क्वेयर की कहानी में, कि यहां जो प्राइस आया वो आया 9 और 4 13 और 1 14 के। बिल्कुल ठीक है, प्राइस आया। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर वो इसको पूरे टुकड़े को बेचता तो बिकता 36 के का, तोड़ के बेचा तो बिका 14 के का। भाई बिना तोड़े बेचता तो 36 के का बिकता, लेकिन तोड़ के बेचा तो बिका 14 के का। सर नुकसान कितने का? 6 में 4 गया 2, 3 में गया तो 22 के का नुकसान हो गया, जबकि एक्चुअल में नुकसान है 4,620 का। हाँ जी। तो बटे 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 210। तो के की वैल्यू आ गई मेरे पर भाई, 22 के बराबर 4,620, तो के की वैल्यू आई 210। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? तो कहता है सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करिए। फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड। कि भाई सोने की शुरुआत में कीमत क्या थी वो बताइए। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 36, और के की वैल्यू है 210 रुपए। गुना कर देंगे, वही मेरा आंसर है। भाई ये देखो कि यूनिट डिजिट में जीरो आएगा, फिर 6 को 1 से गुना किया होगा तो 6 आएगा। तो 60 कहाँ है? तो ये दोनों तो मेरे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 6 नहीं। या तो ये होगा या ये होगा। डिजिटल सम लगाते हैं कैसे? 6 3 9, जीरो आएगा डिजिटल सम। देखते हैं जीरो किसका आ रहा है। देखो भाई 6 5 11 और 8 नहीं आ रहा। 6 5 11 7 18 इसका आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और लेता हूं सवाल। देखिए सवाल में ये कह रहा है
एक हीरे का मूल्य उसके भार के 1 मिनट गुना। अब पढ़ो, कहता है द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कहता है सोने हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति ने, मतलब प्राइस जो है वो वेट का डायरेक्टली स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेट स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कि एक सोना का टुकड़ा था या हीरे का टुकड़ा था, हमने उसे 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 3:5:7 में। तो वजन तो अभी भी उतना ही है, 7 और 5 12 और 3 15, यानी समझो 15 यूनिट वजन का हमारे पास एक हीरा था, हम उसे ब्रेक कर दिया 3 टुकड़ों में। अब हम ये बात जानते हैं कि यार जो प्राइस है ना वो बेसिकली है कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेट का स्क्वायर। तो अगर पूरे टुकड़े की कीमत जानना चाहें तो 15 का वर्ग 225 की आएगी, लेकिन अगर तोड़ तोड़ के बेचे तो 9 के, 25 के और 7 कर 49 के। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात था ना, 225 के 25 और 9 34, 25 और 50 75, 75 और 8 कितना हो 83, तो ये आया 83 के। मतलब ये बराबर का निशान है नहीं। इसका मतलब ये है कि सर अगर वो तोड़ तोड़ के बेचेगा तो बिकेगा 83 के का, बिना तोड़े बेचेगा तो बिकेगा 225 के का। तो 225 के का बिकता बिना तोड़े, तोड़ के बेच रहा है तो बिक रहा है 83 के का। तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस, लॉस हो रहा है कितने का, 5 में 3 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 142 के का। जबकि एक्चुअल में कह रहा है उसे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 426 और 2 जीरो। तो 14 3 42, 3 दूनी 6, तो के की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 300। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है तो हीरे की वास्तविक कीमत बताइए, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। तो डायमंड का ओरिजिनल कीमत बताइए। तो ओरिजिनल कीमत थी मेरे बच्चे 225 की, 225 की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, तो के की वैल्यू अभी है 300, तो गुना 300 कर दे। तो गुना करेंगे 0 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 67,500। सिंपल कैलकुलेशन थी, कर ली। बड़ी होती तो डिस्टेंस हम लगाते, यूनिट डिजिट का फंडा लगाते। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है जैसा हम पढ़ रहे हैं पीछे, दोनों सेम ही क्वेश्चन। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, पढ़िए जी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी चीजें मैं ये करा रहा हूं, इस सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और मेरे प्यारे बच्चों खासकर सीडीएस जैसे एग्जाम में तो भर भर के ये चीजें पूछी जाती हैं। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वेट। कहता है बिना किसी डब्बे के कि एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर रहती है। कहता है जब हम किसी भाप इंजन में एक भी डब्बा नहीं लगाएंगे तो उसकी स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। कोई इंजन पे डब्बा नहीं जोड़ेंगे तो उसकी स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है क्या, इंजन की गति में कमी, इंजन की गति में कमी, अब ये ऊपर की चीजें हटा दे रहा हूं, यहां से अंडरलाइन पढ़ना, इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। जिस लाइन को अंडरलाइन किया जाए उसको बड़े ध्यान से प्यार से पढ़िएगा बाबू। द डिक्रीज इन स्पीड of engine is directly proportional to the square root of the number of wagons attached। यानी वो ये कह रहा है कि किसी ट्रेन में जो आप डब्बे जोड़ते हैं इंजन पे, उन डब्बों की जो संख्याएं होंगी
उनके स्क्वायर रूट के प्रपोर्शन में होगा उसकी स्पीड में कमी। यानी डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। पहली लाइन इतनी ध्यान से पढ़िए जो मैंने अंडरलाइन की है, मतलब पल्ले पड़ा तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतनी बात ध्यान से देखिए। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या कि डिक्रीज इन स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा इनटू नंबर ऑफ वैगन्स। कह रहा है अगर हम ट्रेन में एक भी डब्बा ना जोड़े तो उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। अब अगली लाइन में कह रहा है 4 वैगन्स आर अटैच्ड विद इंजन स्पीड बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर। कहता है अगर हम 4 डब्बे जोड़ देते हैं, कितने, डब्ल्यू माने नंबर ऑफ वैगन, नंबर ऑफ वैगन, नंबर ऑफ वैगन माने डब्बों की संख्या। अगर हम 4 डब्बे जोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। अब आप कहेंगे सर हमारे यहां जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो तो स्पीड का है ही नहीं, वो तो डिक्रीज इन स्पीड का है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात तो, कोई भी डब्बा नहीं जोड़ोगे तो स्पीड कितनी होगी 24, और 4 डब्बे जोड़ दोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 20। तो इसका मतलब स्पीड में कमी कितनी हुई 4। इसका अर्थ ये हुआ कि डिक्रीज इन स्पीड जो है वो 4 है। के 4 का वर्गमूल आया मेरे प्यारे बच्चों 2, 2 से काटा 2, तो के की जो वैल्यू है वो आई मेरे प्यारे बच्चों 2। के की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो है 2। आपने कहा सेट है मामला। अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं, जो हाईलाइट करूंगा इस पे फोकस रखना। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए यदि यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है। तो कह रहा है बताओ ये इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच आर अटैच्ड विद इंजन सो दैट इंजन कैन कैरी। मतलब क्या है, कह रहा है भाई ये बताओ कि इस इंजन के साथ अधिकतम कितने डब्बे जोड़ दें, मैक्सिमम कितने डब्बे जोड़े जा सकते हैं जो ये इंजन कैरी कर ले जाए। तो आपने एक चीज नोटिस की, और वो नोटिस ये किया आपने कि सर अगर ये ट्रेन है, अगर ये ट्रेन है और ये ट्रेन पटरी पे से चल रही है, बड़े ध्यान से समझना, और ये ट्रेन का इंजन है। भाई समझना, बहुत ज्यादा ज्ञान मत लगाना, ये ट्रेन का इंजन है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे इसके साथ आप अटैच करेंगे डब्बे, जैसे जैसे इसके साथ आप अटैच करेंगे डब्बे, एक डब्बा, एक डब्बा अटैच किया, दूसरा डब्बा अटैच किया, है ना, तीसरा डब्बा अटैच किया, चौथा डब्बा अटैच किया, तो जितने डब्बे आप इसमें जोड़ते जाएंगे होगा यही कि जितने जितने डब्बे जोड़ोगे उतनी उतनी इसकी स्पीड घटती जाएगी। जितने डब्बे इस ट्रेन के पीछे जोड़ोगे स्पीड उतनी मेरे प्यारे बच्चों घटती चली जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जितने डब्बे जोड़ोगे स्पीड उतनी घटती चली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये है इंजन, जितने डब्बे जोड़ोगे उतनी ही स्पीड घटती चली जाएगी। तो कह रहा है कि बताओ भाई मैक्सिमम इस ट्रेन के साथ कितने डब्बे जोड़ सकते हैं, इस इंजन के साथ कितने डब्बे जोड़ें कि ये ट्रेन चलती रहे। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम 1000 डब्बे जोड़ देंगे तब भी ट्रेन चलती रहेगी। कोई ट्रेन ऐसी है कि अगर ऐसे होता तो हम एक ही ट्रेन चलाते पूरे भारत में और लाखों डब्बे जोड़ देते उसी ट्रेन के पीछे। तो आप कहेंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो इंजन है उसकी कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती कुछ डब्बे खींच पाने की। तो यहां वो ये कह रहा है कि भैया जो डिक्रीज हो रहा है ना स्पीड में, वो किस रेस्पेक्ट में हो रहा है, नंबर ऑफ वैगन्स के स्क्वायर रूट के रेस्पेक्ट में, यानी जितने डब्बे जोड़ रहे हैं उतने में। अब कह रहा है कि मैक्सिमम कितने डब्बे हम इसके साथ लगाएं कि ट्रेन चलती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवालों में हमें यह निकालना है कि कितने डब्बे लगाने पर, या कौन सा डब्बा लगाते ही, कौन सा नंबर का डब्बा यानी वैगन लगाते ही इंजन रुक जाएगा।
रुक जाएगा। हमें यही चेक करना है कि भाई कौन सा डब्बा लगाते ही इंजन रुक जाएगा। जैसे एक आदमी है, वेट लिफ्टर है, वो वेट उठाता है, ऐसे 10 किलो होगा तुरंत उठा लेगा, 12 किलो होगा और हल्का धीरे उठाएगा, 50 किलो होगा तो बिल्कुल धीरे धीरे करके उठा के लाएगा। अब हम उस पर 5-5 किलो और बढ़ा देते हैं, 4-4 किलो और बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। एक टाइम के बाद जो हाथ उसके यूं है वो धीरे धीरे यूं आएंगे, यूं आएंगे, यूं आएंगे, अरे यूं आएंगे, और बढ़ाते रहोगे तो एक वक्त के बाद ये हाथ नीचे गिर जाएंगे, यानी वो उठा नहीं पाएगा। सेम यही कहानी हमें इंजन की चेक करनी है। तो जो लास्ट प्लेट हम उसकी रोड में लगाएंगे जिससे उसका हाथ नीचे गिर रहा है, इसका मतलब जब वो लास्ट प्लेट नहीं लगती तो उसका हाथ ऊपर था, जैसे ही लगाई तो नीचे हो गया। तो ऐसे ही हमें वो देखना कौन सा डब्बा जोड़ते ट्रेन का इंजन रुक गया। तो जो आखिरी डब्बा जोड़ा उससे पहले जितने भी डब्बे थे, इसका मतलब वो लगे रहते तो ट्रेन चलती रहती, ये वाला डब्बा जोड़ते ही ट्रेन रुक गई। ये सवाल का बेसिक फंडा है। आओ बाबू, तो हमें देखना है कि ट्रेन कितनी देर में रुक जाएगी, कितने डब्बे जोड़ते ही ट्रेन रुक जाएगी। तो के की वैल्यू मेरे बच्चे 2 और डब्लू हमें निकाल लेना है। तो भैया एक बात बताओ, ट्रेन की स्पीड कितनी है सर? 24। कोई भी डब्बा ना जोड़े, और हमें क्या करना है, हमें स्पीड 0 लानी है। हमें ये चेक करना है कौन सा डब्बा लगाते ही ट्रेन रुक जाएगी। तो 24 से 0 पे लेके आना है, तो कितने की कमी करनी होगी मेरे बच्चे? 24 की कमी करनी होगी ट्रेन में। 2 नंबर ऑफ वैगन्स कितने हैं? डब्लू। 2 एकम 2, 2 12 24। तो मेरे प्यारे बच्चों डब्लू बराबर 12 है, दोनों साइड्स की रूट करेंगे तो डब्लू बराबर 144 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों 144वां डब्बा जैसे ही इसमें मैं जोड़ूंगा, 144th डब्बा जैसे ही मैं जोड़ूंगा, तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, यानी सरकेगा भी नहीं, रेंगेगा भी नहीं। यानी 143 डब्बा जब तक लगा था इसके अंदर, 143rd डब्बा जब तक लगा था, तब तक तो ये ट्रेन धीरे 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 करके रेंग रही थी। जैसे ही मैंने 144वां डब्बा लगाया, ये ट्रेन बैठ गई नीचे, यानी रुक गई। तो यही वो सवाल में पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने डब्बे लगा सकते हैं जिससे इंजन कैरी कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों 144 नहीं, 143 डब्बे लगाने तक इंजन कैरी करेगा, उसके बाद ट्रेन ठप्पा गोल हो जाएगा ट्रेन का, हाँ है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इंजन रुक जाएगा। ये मेरे, आपने कहा जी ओके। और थिकनेस को सर, थिकनेस को मेरे प्यारे बच्चों हम टी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कह रहा है वेट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, जो वेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेदर द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस का स्क्वायर इनटू थिकनेस। बहुत शानदार शानदार। तो इक्वेट करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू इनटू आर स्क्वायर इनटू टी। अब यहां 2 प्लेट है, एक प्लेट नहीं है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 प्लेट है। तो कह रहा है दोनों ही प्लेटों की रेडियस का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा, उनकी रेडियस का रेशियो बताइए। तो पहले वाले की रेडियस मान लो R1 होगी, तो दूसरे वाले में R2 रखेंगे। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं आपसे यहां एक बात पूछूं कि भाई इनकी रेडियस का रेशियो निकालना हो तो क्या तरीका होगा? तो W K और T बटे में आ जाएगा, K इंटू टी। यानी अगर मुझे उनकी रेडियस के स्क्वायर का रेशियो निकालना होगा, तो पहले वाली रेडियस, पहले वाली प्लेट का वेट ले लो, पहले वाली प्लेट की थिकनेस ले लो, इंटू के कर दो, तो ये आएगा पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर। ऐसे ही सेम दूसरे वाली का वेट ले लो, दूसरे वाले की थिकनेस ले लो, ये दूसरे वाले का स्क्वायर आ जाएगा रेडियस का। अब हमें सवाल में कहा कि भाई उसने दोनों की मोटाई का गुणनफल, दो एक जैसे डिस्क की मोटाई 16 और 9 के अनुपात में, कहता है थिकनेस जो है ना वो 16:9 के अनुपात में, ठीक है जी। और कहता है इनका जो वेट है, तो पहले का वजन दूसरे के वजन से 4 गुना है, तो दूसरे का वेट अगर 1 है तो पहले का जो वेट होगा वो 4 होगा। ये बात भी सही है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए क्या होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे सवाल में कह रहा है उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो ये वाला R1 है, ये वाला समझो R2 है, ये पहले वाले की रेडियस और ये दूसरे की रेडियस मुझे निकालनी है। यानी इनकी रेडियस का रेशियो अगर मुझे निकालना है, तो आप जानते हैं आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इनके स्क्वेयर का रेशियो निकाल दूंगा तो वो आएगा वेट कितना है जी? 16 बटे नहीं, वेट कितना है इसका मेरे बाबू? 4। दूसरे पेन से लिख देता हूं, वेट है 4, रुक,
बटे थिकनेस है 16 इंटू में के। ये रेडियस का स्क्वायर का रेशियो आएगा। वेट है 1 और थिकनेस है 9, तो के इंटू 9। अब के से मेरे बच्चे के कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 1/4 आया है, 1/9 आया, यानी इनकी रेडियस के स्क्वायर का जो रेशियो है, आप जानते हैं 9 पलट के इधर आएगा, 4 पलट के इधर, 9:4 आएगा। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो 9:4 है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, वर्गमूल 3:2। और यही मेरे सवाल का आंसर है कि जी इनकी रेडियस का रेशियो 3:2 होगा। फिर से एक बात समझाता हूं। उसने कहा कि भाई जो वेट है उस सीडी का या डिस्क का, वो रेडियस के स्क्वायर इंटू टाइम के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में। तो मैंने मुझसे पूछ रहा है रेडियस का रेशियो, तो मैंने यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, वो होगी W/KT। निकाल दीजिए। अब ये टाइम है ना, ये थिकनेस है, ये वेट है, तो इनकी रेडियस के स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, ये वाला। तो रेडियस का रेशियो होगा 3:2। ठीक है जी, आइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 2 क्यूब है। क्यूब जानते हो, घन। तो 2 घन दिए हैं सवाल में, जैसे ये मेरे प्यारे बच्चे क्यूब है। ये क्या है जी, क्यूब है। आपने कहा जी हाँ क्यूब है, हम मानते हैं इस बात को कि ये क्यूब है। तो कहानी आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर ये साइड एस है तो ये साइड की लेंथ भी एस होगी, तो इस साइड की लेंथ भी एस होगी। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है, मानते हैं इस बात को। मानते हो तो सवाल पे आ जाओ। कह रहा द वेट ऑफ ए क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहता है घन का वजन उसके आयतन, कहता है वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी। घनत्व माने डेंसिटी के प्रोडक्ट के, और वॉल्यूम का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या, साइड का क्यूब। अब आखिर में मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूब। तो कहता है दोनों ही घनों के किनारों की लेंथ का अनुपात बताना है, मतलब साइड की लेंथ बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वेट इक्वल टू करोगे कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू साइड का क्यूब अपॉन इनटू डेंसिटी। तो साइड का क्यूब निकालोगे तो ये आ जाएगा वेट अपॉन के इंटू डी। आपने कहा ठीक है। अब दोनों की साइडें अलग अलग होंगी, तो ये पहला क्यूब ले लेते हैं, ये दूसरा क्यूब ले लेते हैं। तो उनकी साइड के क्यूब की लेंथ का रेशियो निकालना है। तो पहले वाले की साइड आएगी कितनी, वेट, पहले वाले का वेट अपॉन में के इंटू पहले वाले की डेंसिटी। दूसरे वाले में दूसरे वाले का वेट अपॉन में के इंटू दूसरे वाले की डेंसिटी। मजे की बात ये होनी मेरे भाई कि ये हमेशा ही के कट जाना है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब सवाल में कह रहा है पहले घन, पहले क्यूब और दूसरे क्यूब की जो डेंसिटी है वो 27 और 16 है। तो पहले वाले की डेंसिटी 27 है, तो दूसरे की डेंसिटी 16 है। और कह रहा है कि वेट ऑफ द फर्स्ट, इफ द वेट ऑफ द फर्स्ट क्यूब इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ द सेकेंड। पहले का वेट दूसरे का 4 टाइम, यानी दूसरे का वेट 1 है तो ये वेट है 4। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो निकालेंगे तो 16 चौक 64, तो साइड का क्यूब जो आएगा वो आएगा 64 और 27 एकम 27, 64:27। तो साइड का क्यूब ये है, तो साइड की रेशियो क्या आएगा, क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट 4 और 27 का क्यूब रूट मेरे प्यारे बच्चों 3।
मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यही सवाल में पूछा हुआ कि इनकी साइड की लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो वो होगा मेरे बच्चे 4:3। देखिए भाई, सवाल बहुत बड़ा पर सवाल है बहुत प्यारा। समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। पहले हिंदी इंग्लिश में ही समझाऊंगा क्योंकि वहीं से आप ज्यादा बेटर तरीके से समझोगे। चलिए देखिए, सवाल में कह रहा है द फोर्स नीडेड टू कीप ए कार फ्रॉम स्कीडिंग। कहते हैं कार को फिसलने से बचाने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए, जो फोर्स हमें चाहिए वो किसी मोड़ पे डायरेक्टली विद द वेट ऑफ द कार, वो कहता है वेट ऑफ द कार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड द स्क्वायर ऑफ इट स्पीड, और इसकी स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जो फोर्स है वो इसकी स्पीड के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ द कार, और कहता है कर्व की जो रेडियस है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है ये फोर्स, 1 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यही था, एंड इनवर्सली विद रेडियस, सॉरी सिर्फ रेडियस है। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझाता हूं। कहता है द फोर्स नीडेड टू कीप ए कार फ्रॉम स्कीडिंग ऑन ए कर्व वेरीज डायरेक्टली विद द वेट ऑफ द कार। कहता है कार का जो वेट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड स्क्वायर ऑफ इट स्पीड, और इसकी स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली विद रेडियस ऑफ द कर्व, और कहता है कर्व की जो रेडियस होगी उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ध्यान दोगे तो हम इस पूरी कहानी को लिख सकते हैं कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट इनटू स्पीड का स्क्वायर बटे रेडियस। ये आप कितना अच्छे से समझ पाए, मैटर ये करता है। अगर आप समझ गए हैं तो आगे की कहानी चला ही जाए। आपने कहा ठीक है जी, कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करेंगे, इनटू में वेट इनटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। अब मेरे बच्चे होगा क्या कि आपको वैल्यू दे रखी होगी सबकी, के की वैल्यू निकालेगा, फिर नेक्स्ट केस में के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इन चारों में से कोई एक मिस करेगा। तो यहां से अगर मैं के की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी एफ इंटू आर अपॉन डब्ल्यू इंटू एस स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। अब पहली लाइन पे यहां से पढ़ते हैं, सपोज दिस फोर्स, कहता है फोर्स की वैल्यू 6125, 6125 इज रिक्वायर्ड टू कीप 2750 पाउंड कार, कार का वेट है 2750 पाउंड, वो नीचे आएगा। ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 35 मील पर आवर, स्पीड है कहता है 35 मील पर आवर, तो 35 का वर्ग यानी 35 गुना 35, फ्रॉम स्कीडिंग ऑन ए कर्व ऑफ रेडियस 550 फीट। कहता है कि जो रेडियस है वो 550 फीट है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताऊंगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी यहां, और वो ये कि सर स्पीड जो है ना वो है मील पर आवर में, रेडियस है फीट में। ये तो चलो ये तो फोर्स है और ये पाउंड है, मतलब वेट है। किसी भाई को कोई दिक्कत आएगा थे? नहीं है। तो सर इनको सेम करना पड़ेगा, मील को या तो फीट बनाओ या फीट को मील बनाओ। तो आपको नहीं पता फीट को मील कैसे बनाते हैं, लेट से एम से भाग दे देते हैं तो ये बन जाएगा मील पर आवर। आपको यूनिट ही नहीं पता, मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना ही माने रहो। अब आगे चलते हैं। अब अगली लाइन में कह रहा है क्या कि हाउ मच पाउंड फोर्स इज देन रिक्वायर्ड। कहता कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपसे एफ की वैल्यू पूछना चाह रहा है यहां कि भाई कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। के की वैल्यू ये वाली है 6125 बटे
गुना में 550, 2750 गुना 35 गुना 35। भाई हमसे फोर्स की वैल्यू पूछी है ना, तो के की वैल्यू रख दी, इनटू करेंगे वेट का स्क्वायर ना, इनटू वेट। तो कहता है हाउ मच पाउंड फोर्स इज देन रिक्वायर्ड टू कीप ए 3600 पाउंड कार। तो कार का वेट दे दिया 3600 पाउंड, तो इंटू 3600। बहुत बढ़िया जी। अब 3600 पाउंड कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 मील पर आवर। स्पीड दे रखी 50 मील पर आवर, स्क्वायर करेंगे तो 50 गुना 50, फ्रॉम स्किडिंग ऑन ए कर ऑफ रेडियस 750 फीट। और कहता है जो रेडियस है वो 750 फीट है, तो रेडियस है 750 फीट। तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स हमसे पूछा था, के की वैल्यू हमने निकाल के यहां रख दी, वेट रख दिया 3600, स्पीड थी 50, वर्क कर दिया, रेडियस 750 फीट है। अब इसे मेरे प्यारे बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। आओ समझते हैं कैलकुलेशन कैसे करें। आप कहेंगे सर इतना लेंथी सवाल, मेरे भाई करें क्या, मजबूरी है। अब करना मेरे बच्चे हम इसे ऐसे होगा कि भाई ये फीट है, अगर मैं इसे मील में बदलूंगा तो किसी से भाग दूंगा, उसी से यहां भाग दूंगा तो कट जाना था, है ना। अब हमें सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके देखना है कि कितना आसानी से सवाल टूटता है। देखो दो जीरो है जी, एक और एक, दो जीरो से ये दो जीरो हो गया, ठीक है। अब मेरे बच्चों 25 से इसे निपटाते हैं। 25 दूनी 50, 25 दिए 75, बिल्कुल ठीक है। 25 से इसे ले जाते हैं, 25 दूनी 50, 25 11 275, बिल्कुल ठीक है। 11 से इसे ले जाते हैं, 11 पंजे 55, 50 है, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे 5 साते 35 और 5 साते 35, 5 और 5 25, 25 से काटा 2 आया, बहुत बढ़िया जी। अब ये वैल्यू बची है, इनको हमें काटना है, 3 से काटा 12 आया। हम इसे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं या यहां पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये चीजें बची हुई हैं। तो 3 था, 25 थी 75, 3 से काट दिया हमने 12 आ गया, ठीक है। अब बचा 7, तो भाई 7 से इसे काटेंगे तो कट रहा होगा, 7 तो 7 49, 7 8 56, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 5, 7 तो 7 49, बचा कितना 3, 7 5 35, 7 से फिर काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मेरी फोर्स निकल के आएगी वो आएगी 125 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना आया मेरे बच्चे 8 गुना 12। आप जानते हैं 125 गुना 8 होता है कितना 1000, और 1000 को 12 से गुना करोगे तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों फोर्स जो आएगी वो आएगी 12,000। फोर्स निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 12,000, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। आप कहेंगे सर इतना लेंथी कैसे होगा, मेरे भाई मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, लेकिन क्या करें, पेपर में आया हुआ सवाल है ना, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को निकालना हमें एटलीस्ट आना चाहिए। भाई बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसा सवाल जब भी आता है तो 25 में से 24 सवाल बिल्कुल हलवा देगा, एक सवाल ऐसा कैलकुलेटिव दे देगा। तो इसको समझने में तो दिक्कत दूर दूर तक नहीं है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है, बाकी सब तो चीजें सेट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो घबराना क्यों है इसमें। देखिए मेरे बच्चे, ये जो सवाल है ये मतलब कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है कि प्रपोर्शन से ही टूटेगा, या उसकी जरूरत भी नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि भाई जब भी आप कॉलेज पिकनिक पे जाएंगे तो कुछ खर्चा तो फिक्स होगा और कुछ खर्चा वेरी करेगा पर पर्सन। तो मान लेते हैं यार जो फिक्स खर्चा है, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है
वो है मेरे प्यारे बच्चों एफ रुपए। यानी एक आदमी जाएगा तब भी एफ रुपए का खर्चा आएगा, 100 आदमी जाएंगे तब भी एफ तो आएगा ही आएगा। और बाकी जो खर्चा है वो वेरिएबल है पर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं एक्स रुपए हर आदमी का खर्चा लगेगा ही लगेगा, एक्स रुपए पर पर्सन। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा ताजमहल देखने गए, तो भैया ये बता दिया कि 5,000 रुपए तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, गवर्नमेंट का टोल टैक्स। ठीक है जी। यानी आप एक स्कूल बस से गए, तो स्कूल बस से जब जाओगे, मान लीजिए कोई स्कूल की बस है और बस से आप आगरा का ताजमहल देखने जाओगे, तो 5,000 रुपए तो टोल टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा। और भैया 5,000 रुपए का ही तेल खर्च हो जाएगा, 5,000 रुपए का तेल खर्च हो गया, यानी 10,000 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। अब आप इस बस को खाली ले जाओ या एक आदमी बैठाओ या दो आदमी बैठाओ, तो साहब हम 20 आदमी ले जाते हैं। तो भाई होगा क्या कि आगरा में जब जाओगे तो ताजमहल की भी तो टिकट होगी, तो एक आदमी की टिकट मान लो 5 रुपए की है, तो एक आदमी जाओगे तो 5 रुपए ये खर्चा, 10,000 5 रुपए खर्चा आएगा। एक आदमी जाएगा तो 10,000 5 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं अगर मान लो 20 आदमी जा रहे हैं तो आगरा की टिकट होगी 5, तो 20 पंजे 100 ये और 10,000 ये, तो हम कह देंगे 10,100 रुपए खर्चा आएगा फिर 20 आदमियों पे। अगर मैं कहूं भाई 1,000 आदमी जा रहे हैं तो 1,000 आदमी पे 5 रुपए की टिकट के हिसाब से 5,000 ये हो गया, 10,000 ये, यानी 15,000 रुपए का खर्चा आया भाई जब 1,000 आदमी जा रहे हैं बस में। और 1,000 आदमी जा रहे हैं तो एक आदमी के हिस्से कितना है खर्चा, 15 रुपए। आदमी जैसे जैसे बढ़ेंगे टोटल खर्चा घटता चला जाएगा, यानी पर हेड खर्चा घटता चला जाएगा। इसी तर्ज पे सवाल बनाया हुआ, कह रहा भैया अगर 15 आदमी जाते हैं, कितने आदमी जाते हैं, 15 आदमी जाते हैं, तो खर्चा कितना आएगा। तो भाई 15 आदमी जाएंगे तो फिक्स तो आएगा ही आएगा, प्लस में हर पर्सन पे एक्स रुपए, तो 15 आदमियों पे इतना खर्चा। तो कहता है पर हेड 400 रुपए आया, 400 रुपए पर हेड आया खर्चा। तो भाई 15 लोगों पे टोटल खर्चा कितना हो गया, 6,000। अब कह रहा है कि अगर 30 आदमी जाए तो फिक्स तो है ही 30 रुपए आदमियों का एक्स रुपए के हिसाब से अलग, तो कहता है पर हेड जो खर्चा आता है वो 300 रुपए आता है। तो भैया 300 रुपए पर हेड आ रहा है, तो बाबू 30 आदमी पे कितना हो गया, 9,000, तो खर्चा आएगा 9,000। अगली चीज, अब आइए मेरे दोस्त इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे माइनस कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, ये 30 में से 15 गया 15x आया, और ये 9 में से 6 गया मेरे बच्चे 3,000 आया। तो आप ध्यान देंगे तो x की वैल्यू आई 200। अब मेरे बाबू 15x की वैल्यू 3,000 है, तो 15x की वैल्यू 3,000 है, तो सोच के देखो ये 3,000 उधर जाएगा माइनस का, 6 में से 3 गया 3,000, तो फिक्स कॉस्ट भी कितनी आ गई, 3,000। अब सवाल में कह रहा है कि भाई 75 आदमी जाएंगे तो खर्चा कितना आएगा टोटल। तो देखो यार 75 आदमी अगर जाएंगे, 75 आदमी अगर जाएंगे तो भैया एक तो फिक्स कॉस्ट होगी, प्लस में एक्स रुपए हर आदमी के हिसाब से 75 आदमी का खर्चा ये हो गया। तो फिक्स कॉस्ट है जी 3,000 रुपए, हाँ जी। और बाबू पर आदमी के हिसाब से खर्चा कितना आ रहा है, 200 रुपए, तो 200 गुना 75। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब क्या कहानी है साहब, अब कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ये है, तो कह रहा है टोटल कॉस्ट कितनी निकली, तो टोटल कॉस्ट निकालोगे तो 3,000 खर्चा यहां आ गया, और 75 दूनी 150 खर्चा, यानी 15,000 का खर्चा यहाँ, 15 और 3 18,000 का। तो कुल मिला के जो खर्चा आएगा पूरी ट्रिप का मेरे प्यारे बच्चों वो आया 18,000। लेकिन कह रहा है कि पर हेड खर्चा कितना आया, तो भैया 18,000 रुपए में कितने आदमी घूम के आए हैं आगरा, 75 आदमी, तो एक आदमी के हिस्से आया 240 रुपए। आपने कहा ओके, यानी 240 रुपए पर हेड खर्चा आ गया। क्या सर ये कैलकुलेशन करनी, नहीं, आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 200 रुपए तो पर मेंबर की कॉस्ट होगी होगी, वेरिएबल कॉस्ट है ये तो, है ना। यानी समझो आगरा ताजमहल की टिकट है 200 रुपए की, लेकिन फिक्स खर्चा भी है कितना, 3,000। तो इस 3,000 को भी तो 75 लोगों में बांटोगे, तो हर आदमी के हिस्से कितना आया, जब बांटोगे तो मेरे बच्चे आएगा 40, यानी 40 रुपए पर हेड यहां फिक्स वाले में खर्चा बटेगा, और 200 रुपए यहां, तो टोटल 240 रुपए पर हेड में खर्चा बढ़ जाएगा। ये मेरी कहानी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मेरे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 6 रेशियो की। टाइप 6 में क्या होगा कि मिक्सिंग ऑफ टू रेशियो पे बात होगी। मिक्सिंग, स्पेलिंग पे मत जाना, मिक्सिंग
ऑफ टू रेशियो, दो अनुपातों दो अनुपातों को मिलाने की विधि सीखने जा रहे हैं। यानी दो अनुपातों को मिक्स करने के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। कह रहा है जी दो बर्तन है, उनमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को मिला दिया जाए 1:1 में। देखिए 1:1 में मिलाया गया मतलब जितनी क्वांटिटी हम पहले से ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी दूसरे से ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो बर्तन है, अगर मैं इसे डिटेल कराऊं तो हम ये कहेंगे कि यार पहला जो बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 7:5। दूसरा जो बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो जो है 7:9। बिल्कुल ठीक है। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करना है, क्या होगा। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, 7 और 5, भाई 7:5 में एक दूसरे बर्तन में 7:5 में। कह रहा है दोनों बर्तनों में से हमने जो क्वांटिटी ली है वो 1:1 के रेशियो में लिए। यानी अगर हम यहां से x लीटर क्वांटिटी ले रहे हैं ना बाबू, तो यहां से भी हम x ही लीटर क्वांटिटी ले रहे हैं। तो यहां से भी जितनी मात्रा ली उतनी ही मात्रा यहां से ली। तो इस x लीटर में अगर हम यहां से निकाल रहे हैं इस बर्तन से, तो उसमें दूध पानी का अनुपात 7:5 होगा। तो दूध कितना होगा, x गुना 7, 7 और 5 12, 7/12। पानी होगा x गुना 5/12। यहां इस x लीटर में मिल्क वाटर कितना होगा बाबू, तो x गुना 7/9, 7 16, x गुना 9/16। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना मेरी बात, ये पानी, ये दूध, ये पानी है, ये दूध। अब पहले बर्तन में जो मिल्क है वो होगा 7x/12, और दूसरे बर्तन से जो हम मिल्क ले रहे हैं वो है 7x/16। पहले बर्तन से हमने जो पानी लिया है x लीटर में वो है 5x/12, जबकि दूसरे बर्तन से जो हमने पानी लिया वो 9x/16। भाई दोनों से 1:1 में हमें मिक्स करना है। 1:1 का मतलब यही तो हुआ कि जितनी मात्रा आप यहां से पिक कर रहे हैं उतनी मात्रा आप यहां से पिक कर रहे हैं। दो बर्तन थे, पहले में मिल्क वाटर 7:5 था, दूसरे में 7:9 था। कहता जितनी मात्रा पहले से निकाली उतनी ही दूसरे से, और फिर एक नए बर्तन में मिला दी। तो नए बर्तन में मिल्क वाटर क्या होगा, तो भाई पहले से हमने मिल्क कितना निकाला, दूसरे से मिल्क इतना, तो इतना मिल्क हो गया। पहले से पानी इतना, दूसरे से पानी इतना ही मिला दिया। एल्सियम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 16 का एल्सियम आया 48, 12 चौक 48, तो ये आया 4 3 7 7 7 49। ये आया मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ोगे तो 49x। यहां आया मेरे प्यारे बच्चों 12 16 48, तो यहां देखेंगे 12 चौक 48, 4 5 20, 16 3 48, 9 3 27, 27 और 20 47x। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से देखिए, 48 से 48 गया, x से x गया, तो जो रेशियो आया मेरे भाई वो आया 49:47, 49:47। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही जो उत्तर होगा 49:47 है। सही जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 49:47। हाँ जी, यानी जो नया बर्तन बना उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 49:47 होगा। अब इसे शॉर्ट में कैसे करें, या पेपर में ऐसे सवालों को कैसे करें। देखिए हम बात कर रहे हैं दो मिश्रणों को मिलाने के, यानी एक बर्तन था जिसमें मिल्क वाटर था, दूसरे में मिल्क वाटर था, रेशियो अलग अलग था, इनको हमें मिलाना है। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि भैया पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है, पहले बर्तन में। और जो दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:9।
कह रहा है जी दोनों को मिक्स करिए। किस रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों? 1:1 के रेशियो। दोनों को मिलाना है 1:1 के अनुपात। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम दोनों को 1:1 में मिलाना चाह रहे हैं तो इस बात का सीधा अर्थ ये हुआ कि दोनों जगह जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है वो सेम है, यानी जितनी मात्रा हम यहां से लें उतनी ही मात्रा यहां से लें। तो एक छोटी बात समझना भाई, पहले बर्तन में अगर ध्यान दें तो मिल्क 7 है तो पानी 5, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई? 12। दूसरे बर्तन में मिल्क 7 है तो पानी 9, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई? 16। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना मेरी बात। 12 और 16 का एलसीएम क्या आया मेरे भाई? 48। बिल्कुल ठीक है। मैंने सवाल में कहा कि भाई दोनों जगह से मुझे सेम अमाउंट लेनी है, यहां से जितनी मात्रा लूंगा उतनी मात्रा यहां से लूंगा, तो दोनों जगह सेम मात्रा लें। कैसे ली जाए? एलसीएम ले लें। 12 16 का एलसीएम 48। तो 48 बनाने के लिए किससे गुना करना है? 4 से। 16 48 बनाने के लिए किससे गुना करना है बाबू? 3 से। तो इधर भी 3 से किया, इधर भी 3 से किया, इधर 4 से किया, तो मेरे प्यारे बच्चों इधर भी 4 से किया, इधर भी 4 से किया। यानी पहले बर्तन में मिल्क अगर मेरे प्यारे बच्चों 28 यूनिट है तो पानी है 20 यूनिट। दूसरे बर्तन में अगर मिल्क 21 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों तो पानी है 27 यूनिट। अब अगर ध्यान दोगे तो हम यहां से भी 48 यूनिट मात्रा ले रहे हैं, यहां से भी 48 यूनिट मात्रा ले रहे हैं, और उसने यही तो कहा जितनी मात्रा यहां से लो उतनी मात्रा यहां से लो, और दोनों को मिला दे रहे हैं। मिलाएंगे मेरे बच्चे तो 28 और 21 कितना है? 49 यूनिट। और 20 और 27 कितना है? 47 यूनिट। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो मिश्रण बना नया, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 49:47 होगा। 49:47 होगा। हाँ है ना? देखिए यार, या चलिए इससे पहले मैं एक दो एग्जांपल लेके और समझाता हूं, फिर इस सवाल पे आएंगे। मैं आपको ये कहूं कि भाई एक बर्तन है ए, उसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है जी। एक दूसरा बर्तन है बी, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 है। मैं कह रहा हूं यार दोनों बर्तनों को हमने मिक्स किया, यानी दोनों मिश्रण को हमने मिक्स किया। किस रेशियो में? 1:1 में। यानी जितनी मात्रा हम यहां से ले रहे हैं उतनी यहां से ले रहे हैं, और फिर हम इन्हें एक नए बर्तन में मिला दे रहे हैं। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? ये मेरा आपसे सवाल है। तो आप कहेंगे सर करना क्या आपने? यहाँ क्वांटिटी लेंगे 2 और 1 3 यूनिट बना, यहाँ क्वांटिटी लेंगे 3 और 1 4 यूनिट बना। अब भैया हमें इक्वल क्वांटिटी चाहिए तो 1:1 में लाना है, तो इक्वल करो। 3 4 कैल्शियम 12। सोचो 12 बनाने के लिए किससे गुना करें? 4 से। इसे 3 से। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर भी 3, इधर 4 से तो इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। यानी पहले बर्तन में दूध 8 यूनिट है तो पानी है मेरे प्यारे बच्चों 4। दूसरे में दूध 9 यूनिट है तो पानी है 3। तो पहले में 9 और 8 17 यूनिट है मिल्क, तो दूसरे में है 4 और 3 7 यूनिट। तो मेरे बच्चों अगर हम इन्हें 1:1 में मिक्स करेंगे तो मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 17:7 होगा। मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 17:7 होगा। देखिए भाई 3 बर्तन है, तीनों बर्तनों की कैपेसिटी है 10-10 लीटर। कहता है 3 बर्तन है, तीनों की कैपेसिटी 10-10 लीटर है। 3 वेसल ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई तीनों की कैपेसिटी 10-10 लीटर है, तो पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 2:1, दूसरे वाले में है 3:1, तीसरे वाले में 3:2।
ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये तीसरा बर्तन है। कहते हैं तीनों ही बर्तनों की जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो सेम है। सेम है मतलब पहले में भी 10 लीटर है, दूसरे में भी 10 लीटर है, तीसरे में भी 10-10 लीटर है। तो हम 10 ही लीटर यहां से ले रहे हैं, 10 ही यहां से, 10 ही यहां से, और उठा के एक नए बर्तन में डाल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई तीनों से बराबर क्वांटिटी ले रहे हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हमें तीनों को मिक्स करना है किस रेशियो में? 1:1:1 के रेशियो। तो यहां देखो, 2 और 1 3 यूनिट बना, यहां 3 और 1 4 यूनिट बना, 3 और 2 5 यूनिट बना। अब देखिए ध्यान से, भाई हर जगह क्वांटिटी क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? सेम। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तीनों ही जगह क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम। तो सेम करने के लिए 3 4 5 का एल्शियम ले लो, कितना आया? 60। बहुत बढ़िया जी। अब कहानी मेरे बच्चों ये है कि तीनों को हमने 1:1:1 के रेशियो में मिक्स किया है। तो 60 बनाने के लिए इसे किससे गुना करें? 20 से, इधर 15 से, और इसे 60 बनाने के लिए गुना करना होगा 12 से। तो हो गया ना, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी उतनी यहाँ पे, उतनी ही यहाँ पे। और उसने यही तो कहा था कि भाई हर बर्तन की कैपेसिटी 10-10 लीटर है, और तीनों को उठा के एक नए बर्तन में डाला, मतलब तीनों बर्तन इक्वल वॉल्यूम के थे, डाला, और यहां देखोगे तब इक्वल वॉल्यूम हो गया। तो 20 से इधर गुना किया, 15 से इधर, 12 से इधर। तो भाई पहले वाले बर्तन में दूध हो गया मेरे प्यारे बच्चों 40 यूनिट, और पानी हो गया 20 यूनिट। दूसरे वाले में दूध हो गया मेरे प्यारे बच्चों 45 यूनिट, पानी हो गया 15 यूनिट। पहले वाले में दूध हो गया 36 यूनिट, और पानी हो गया मेरे प्यारे बच्चों 24 यूनिट। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब ध्यान देना कि टोटल दूध कितना बना, तो जोड़ेंगे 5 और 6 11 के 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 121 यूनिट आया। यहां देखेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, 2 5, 121:59। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मिल्क वाटर का जो यहाँ रेशियो होगा वो 121:59 होगा, 121:59 हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 3 बर्तन हैं, 3 ग्लास ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इस शब्द पे गौर करना। कहता है 3 गिलास है, तीनों के तीनों गिलासों का वॉल्यूम इक्वल है, समान आयतन वाले 3 गिलास। इस शब्द पे फोकस करना। समान आयतन वाले 3 गिलास। तो एक गिलास ए है, बी है, एक सी। कहता है जी इनमें एसिड वाटर का जो रेशियो है वो 2:3, और ये है 3:4, ये है 4:5। आपने कहा ओके। तो यहां जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3 5 यूनिट आया, 3 और 4 7 यूनिट आया, 5 और 4 9 यूनिट आया। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ने कहा कि भाई तीनों का वॉल्यूम सेम है। अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई तीनों को मिक्स करो किस रेशियो में? 1:1:1:1 में, यानी तीनों को बराबर मात्रा में मिलाइए। मेरे भाई इस बात को समझो कि अगर इक्वल वॉल्यूम की वो बात कह रहा है तो इसका मतलब तीनों को बराबर बराबर हमें मिलाना हो। आइए कैसे मिलाएं देखते हैं। 5 7 9 का एल्सियम लेते हैं। तो भैया ये आया 5 7 35, 35 × 9 आया। ठीक है जी, 5 × 7 5, समझ गए ना? यानी प्राइम नंबर है तीनों के तीनों, मतलब सॉरी कम को प्राइम, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो एल्सियम आएगा 5 × 7 × 9। ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा एल्सियम। देखो 9 7 है 63, 63 को 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 315।
आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कहानी ये समझो कि इस नंबर को 315 बनाना है तो किससे गुना करें? तो इसे 5 से भाग दोगे तो 9 साते 63 आएगा। इस नंबर को 315 बनाना है तो किससे गुना करेंगे? 9 5 45 से गुना करेंगे। पैंतालीस से करोगे, 45 ती 135, 45 चौक 180, बहुत बढ़िया, शानदार। आंसर हो गया, अगला कैलकुलेट ही नहीं करना, केवल पहले वाले से ही पकड़ में आ गई चीज। अरे बोलो हाँ या ना, कितने बच्चे समझ गए? कमेंट करिए। चलिए मेरे भाई, हम बात करेंगे कि दोनों बर्तनों को अगर 5:2 के अनुपात में मिलाना हो, यानी किसी रेशियो को किसी 1:1 नहीं, किसी डिफरेंट रेशियो में मिलाना हो तो कैसे मिलाएं। बड़े ध्यान
चलिए मेरे भाई, हम बात करेंगे कि दोनों बर्तनों को अगर 5:2 के अनुपात में मिलाना हो, यानी किसी रेशियो को किसी 1:1 नहीं, किसी डिफरेंट रेशियो में मिलाना हो तो कैसे मिलाएं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो यार, क्या मान लो सर, मैं ये कह रहा हूं, मान लो भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि 5 और 7 को किससे गुना करूं, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, कि मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आए, यहां जो वैल्यू निकल के आए मल्टीप्लीकेशन के बाद, और यहां जो वैल्यू निकल के आए, फाइनल वैल्यू का जो रेशियो है वो 2:3 है। मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूं, मैं कह रहा हूं कि 5 को किससे गुना करें और 7 को किससे गुना करें, अलग अलग कोई भी नंबर ले सकते हैं आप यहां, ताकि जो मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट आए उसका रेशियो 2:3 है। आराम से 10 सेकंड के लिए सोचो, खुद ही सोच के देखो किससे गुना करें कि रेशियो 2:3 आ जाए। तो जब आप दिमाग दौड़ाओगे तब आप एक चीज पाओगे, क्या कि सर इसके लिए एक जुगाड़ है कि इसे पहले 7 से गुना कर दो, इसे 5 से। ध्यान दोगे तो सर ये हो गया 35 और ये भी हो गया 35, बराबर आ गया 1:1 में। अब अब सर जिस रेशियो में आप चाह रहे हो उससे गुना कर दो, इसे 2 से गुना कर दो, इधर 3 से। यानी इधर 2 से गुना करोगे, इधर 3 से गुना करोगे तो ये रिजल्ट आया। देखो 5×3 = 15, 7 105, यहां रिजल्ट आया 105, और यहां 7×2 = 14, 5 70, रिजल्ट आया 70। वही तो आ रहा है, 35×2 = 70, 35×3 = 105। अब जब आप इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो 35 से 35 कट जाएगा, आंसर आएगा 2:3। क्या समझाने की कोशिश की मैंने? मैंने आपको यह बताने की कोशिश की मेरे बाबू कि किसी भी नंबर को आप किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी नंबर को आप किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसे 1:1 में करिए, फिर जिसमें आप चाह रहे हैं उससे उसे गुना करिए। सिंपल बात। अब सवाल पे आते हैं, देखिए, करिए भैया। कह रहे दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन है ए और बी, इनमें मेरे प्यारे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 और 5:1। और सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई ने मिक्स करिए किस रेशियो में, 5:2 में। कह रहा है दोनों को मिक्स करिए किस रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों, 5:2 के। 5:2 के अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि इन्हें मिलाइए। अगर मेरे बच्चे 5:2 के रेशियो मिलाना है तो पहले सबसे पहले क्या करो, 1:1 में। तो 5 4 9, 5 और 1 6। 1:1 करने के लिए किससे गुना करना होगा साहब? सर 9 और 6 कैल्शियम आया 18, तो 9 दूनी 18 2 से, और 6 3 18 3 से, हो गया। अब जिस रेशियो में चाह रहे हो ना मेरे बच्चे, उस रेशियो से गुना कर दो। तो 5:2 से चाह रहे हो तो इधर 5 से गुना कर दो, इधर 2 से। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे। अब आप 5 दूनी 10 को गुना करोगे तो यह आ जाएगा 40, और यह आ जाएगा 50। 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो यह आएगा मेरे प्यारे जो 5 दूम था ना, तो 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 6, और यह आएगा 6, यह आएगा 6 5 30। तो मिल्क 40 था, यहां 30 था, तो मिल्क हो गया 70। यहां मिल्क पानी 50 था, यहां पानी 6 था, तो ये हो गया 56। तो 14 5 70, 14 चौको 56। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा रेशियो जो आया वो 5:4 आया। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे भाइयों, ऑप्शन डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। आइए मेरे भाई, अब मैं बात कर रहा हूं इससे अगले स्टेप पे, और वो ये कि अगर यहां कुछ क्रॉस कट जा रहा है ना तो काट लो, क्योंकि अल्टीमेटली दो, देखो होता क्या है कि ये दो यहां पे भी मौजूद होगा हर एक नंबर में,
और ये दो यहां पे भी मौजूद होगा हर एक नंबर में, तो जब जोड़ोगे ना तो यहां पे भी दो का मल्टीपल होगा और यहां पे भी दो का मल्टीपल होगा। तो रेशियो ही चाहिए, तो रेशियो निकालते थे कट जाएगा। तो बेटर तरीका ये है कि अगर इसमें, अबे भाई क्या चाह रहा है, अगर इसमें और इसमें कुछ कट सकता है आपस में तो पहले ही काट लिया करें। आपने कहा सर दो कट जाएगा, तो यानी यहां 5 से गुना करो तो पांचों पांचों 25 और पांचों 20। यहां 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, तो 20 और 15 35, और मेरे बच्चे 25 और 3 आया 28। 7 पांचे 35, 7 चौक 28, अनुपात आया 5:4। यानी इन्हें 5:4 के रेशियो में मिक्स किया जाएगा। बहुत सारे सवाल है, घबराना नहीं। देखिए मेरे भाई, alloy A contain metal X and Y in the ratio this and this। कहता है दो एलोय हैं, एक एलोय है A, एक एलोय है B। कहता है इसके अंदर मेटल X और Y है, इनका जो रेशियो है पहले वाले में 5:2 है और दूसरे वाले में रेशियो है 3:4, 3:4। कहता है इन दोनों को मिलाया गया, किस रेशियो में मिक्स किया गया भैया? कहता है दोनों को मिक्स करना है 4:5 में। कहता है एक नया एलोय बनाया गया सी, जो ए और बी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, और इन्हें जो मिक्स करना है वो 4:5 के रेशियो में मिक्स करना। तो भैया सबसे पहले तो इक्वल करते हैं, 5 2 7, 4 3 7, अरे वाह मजा ही आ गया। तो यहां दोनों इक्वल हैं ऑलरेडी, तो भैया जिस रेशियो में चाह रहे उससे उठा के गुना कर दो। तो हम चाह रहे हैं 4:5 में, तो इधर 4 से कर दो, इधर 5 है, कुछ है ये नहीं। फिर आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर। तो देखो 4 से गुना करोगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 चौक 20, 5 3 15, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 20 और 15 35, और 20 और 8 28, 7 चौक 28, 7 5 35, 5:4। अब कह रहा है कि भाई ये बताओ कि मिश्र धातु सी जो तैयार हुआ उसमें एक्स जो है वो एलोय सी में कितना परसेंट है। मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत मान याद करो। तो जो नई मिश्र धातु तैयार हुई है वो कितने यूनिट की हुई है? 5 और 4 9 यूनिट की। और इस 9 में एक्स क्या है? तो आप कहेंगे 5 है। तो कह रहा है कितना परसेंटेज है, यानी 9 में एक्स 5 है तो 100 पे कितना? तो 1/9 होता है 11 सही, 1/9%। तो 5/9 होगा 55 सही, 5/9%। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यार इस सवाल में क्या है कि सेम ही चीज है, थोड़ा सा घुमा के कहा है। देखिए यार सवाल में कह रहा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 पार्ट जिंक है। कहता है एक मेटल है 2 किलोग्राम की, इस 2 किलोग्राम मेटल में जिंक जो है वो 1/3 है, यानी पूरी मेटल का वेट अगर 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों जिंक है 1। जे जेड होगी ना स्पेलिंग, ZINC, जिंक है 1। तो कॉपर कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो कॉपर हुआ 2। सवाल में कह रहा है 2 किलोग्राम मेटल ऑफ विच 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। तो जिंक कॉपर का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रेशियो दे दिया। हाँ जी, ये मेटल है पहली, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरी मेटल पे। दूसरी मेटल में कह रहा है कि भाई जो दूसरी मेटल है वो है 3 किलोग्राम की, और जो 3 किलोग्राम की मेटल है उसमें 1/4 जिंक है और रेस्ट कॉपर है। अगर 1/4 है तो मतलब 4 टोटल वेट है मेटल का, तो उसमें से 1 है जिंक, तो बाकी 3 है कॉपर।
बिल्कुल ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। कह रहा है दोनों को मिला दिया। तो मेरे बन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों, जब हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं तो पहली वाली मेटल का वेट कितना लिया, 2 किलो, और दूसरे वाली मेटल का वेट कितना लिया, 3 किलो। इसका मतलब देसी भाषा में कहें तो हमने इन्हें मिलाया है 2:3 में। हमने इन्हें मिलाया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 2:3 के रेशियो। जब 2-3 में मिलाएंगे तो यहाँ 1 और 2 3 बना, यहाँ 1 और 3 4 बना। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इन्हें 2:3 के रेशियो मिक्स कर रहे हैं तो भैया क्या करो, इधर 2 से गुना कर दीजिए, इधर 3 से गुना कर दीजिए। सर पहले करना होगा इन्हें 1:1 के रेशियो में। तो भैया 3 और 4 कैल्शियम 12, तो 12 बनाने के लिए इसे 4 से गुना करो, इसे 3 से। ये तो हो गया मेरे बच्चे 1:1। अब हम किस रेशियो में चाह रहे हैं, 2-3, तो 2-3 से गुना। कट तो रहा नहीं कुछ भी, तो यहाँ 3 9 से गुना करेंगे, 9 27, 9 एकम 9। यहाँ 4 दूनी 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो भैया पहले वाले में जिंक 8 है, इसमें 9 है, तो 17 आया। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। यहाँ 16 और 27 कितना है, 43। पहले से ही कैलकुलेशन क्लियर हो गई कि आंसर होगा ए ऑप्शन, 17:43। ब्रिलियंट। कहता है इन्हें कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो। देखिए यार सवाल बहुत प्यारा है। इज यूज्ड इन द रेशियो दिस, इफ इन अपर हाफ ब्लू येलो रेशियो इज 2:3, देन इन लोअर हाफ। देखो भाई बहुत गजब का सवाल है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक पिक्चर है, लेट्स से दिस इज द पिक्चर। ये मेरे प्यारे बच्चों पिक्चर है। पिक्चर में कह रहा है इन्हें कलर पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो। कह रहा है दो कलर यूज करे हुए, हमने एक ब्लू कलर यूज किया हुआ, एक येलो कलर यूज किया हुआ। ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3। यानी ब्लू कलर ज्यादा हो रखा है और येलो कलर मेरे बच्चे कम है। सवाल में खुद ही कह रहा है कि भैया ब्लू कलर ज्यादा है और येलो कलर कम, पूरी पिक्चर में 4:3 में। ठीक है जी। अब अगली लाइन में कह रहा है इफ इन अपर हाफ, कहता है इस पिक्चर को अगर दो हिस्सों में बांट दें तो ऊपर वाले भाग में ब्लू कलर कम इस्तेमाल हो रखा है और येलो पार्ट ज्यादा हो रखा है। तो कह रहा है फिर नीचे वाले में क्या रेशियो होगा, ये आपका सवाल है। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझना। मान लीजिए ये कोई पिक्चर है, इस पिक्चर के 2 टुकड़े हमने कर दिए, ये हो गए टुकड़े, कर दिए जी टुकड़े। अब कहता है इसके अंदर 2 कलर है। पूरी पिक्चर में अगर ब्लू का पार्ट 4 है तो येलो का पार्ट 3 है, जबकि अपर हाफ में ब्लू कम है येलो कम ज्यादा है। ठीक है जी, ब्लू कम है येलो ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों ब्लू कम है येलो ज्यादा है, तो कोई पिक्चर ऐसी कुछ होगी मान लीजिए, समझा रहा हूं मैं तो, हाँ है ना। देखो भाई ये है लैंग्वेज का खेल और सवाल है जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों येलो कलर की शेड, और एक ले लेते हैं ब्लू कलर की शेड। ये हो गई ब्लू कलर की शेड। ऐसे कोई पिक्चर बनी होगी, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कोई पिक्चर बनी होगी। सवाल में खुद ही कह रहा है कि जो ये पिक्चर बनी है, इस पिक्चर में खास बात क्या है कि पूरी पिक्चर में ब्लू कलर और येलो कलर का जो रेशियो है वो 4:3 है। यानी पूरी बड़ी पिक्चर में 4 यूनिट ब्लू कलर है तो 3 यूनिट येलो कलर है। जबकि जो अपर हाफ है, नहीं अपर हाफ मतलब पूरे में से जो आधा ऊपर का हिस्सा है, इसमें ब्लू कलर 2 है और येलो कलर 3 है, ऐसा कह रहा है। यानी ब्लू कलर 2 है, येलो कलर 3 है, ऐसा कह रहा है। तो नीचे वाले में ब्लू और येलो का रेशियो बताओ क्या होगा। थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया, क्योंकि उल्टा क्यों बना दिया, क्योंकि मुझे ऊपर वाले में ब्लू कम चाहिए, तो ये बना दो ब्लू और येलो होगा बड़ा। अब ठीक हो गया। तो
ऊपर वाले भाग में ब्लू इज टू येलो का जो रेशियो है वो 2:3 है, जबकि पूरी पिक्चर में मेरे प्यारे बच्चों ब्लू येलो का जो रेशियो है वो है कितना, 4:3। आराम से 10, 12, 15 सेकंड के लिए सवाल पढ़िए, उसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी। पहले सवाल पढ़ो, फिर मैं आगे बताऊंगा। अगर आप समझ गए हैं तो भैया दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, एक तो फुल पिक्चर, फुल फोटो, और एक अपर पार्ट, अपर पार्ट, एक मेरे प्यारे बच्चों लोअर पार्ट, एक हो गया लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट। तो सवाल में कह रहा है कि पूरी फोटो के अंदर ब्लू और येलो जो है, ब्लू जो है वो 4 यूनिट है, तो येलो कलर 3 यूनिट, यानी पूरी फोटो में ब्लू और येलो कलर का रेशियो ये है। जबकि अपर पार्ट में ब्लू येलो कलर का रेशियो है 2:3। तो कह रहा है लोअर पार्ट में ब्लू और येलो कलर का रेशियो क्या होगा, ये मेरा सवाल। ब्लू और येलो कलर का रेशियो क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मेरे बच्चे मैं कुछ चीजें हटा रहा हूं समझाने के लिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। देखना मेरे बच्चे, देखिए यार ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्योर सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर टोटल इस पूरी फोटो में अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है, समझने के लिए अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है मेरे बच्चे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 किलो तो ऊपर वाले में यूज हुआ होगा। भाई उस 5 किलो में ऐसा होगा कि येलो ज्यादा हो रहा होगा और ब्लू कम यूज हो रहा होगा। हाँ है ना, आप कहेंगे ये बात समझते हैं। यानी पूरी फोटो में अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है तो उसमें से 5 किलो कलर यूज हुआ है ऊपर वाली में, और बाकी बचा हुआ 5 किलो यूज हुआ है नीचे वाली में। अब जो 5 किलो ऊपर यूज हुआ है उसमें समझो कि ब्लू कम है येलो ज्यादा है, नीचे ब्लू ज्यादा होगा येलो कम होगा। ये 10 और 5 कोई वो नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए कि पूरी फोटो में जितना कुल मिला के कलर की क्वांटिटी लगी होगी, अपर पार्ट में आधी क्वांटिटी लगी होगी और नीचे वाले में भी आधी क्वांटिटी लगी होगी। मतलब अगर मैं ये कहूं ना कि भाई अपर पार्ट, लोअर पार्ट, और फुल फोटो, अगर बात करें ना तो अपर पार्ट में अगर 1 यूनिट पेंट लगा है तो नीचे वाले पार्ट में भी 1 यूनिट पेंट लगा है, और टोटल में जो पेंट लगा है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 यूनिट पेंट लगा है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पूरी फोटो में 2 यूनिट पेंट लगा है तो उसमें अपर पार्ट में 1 लगा है, लोअर पार्ट में 1 लगा है। अब हमें जो रेशियो दिया है वो फुल फोटो का और अपर पार्ट का दे रखा है, तो इसका मतलब हमें फुल फोटो और अपर पार्ट को जो मिक्स करना है ना, फुल फोटो और अपर पार्ट को जो मिक्स करना है वो 2:1 के रेशियो में मिक्स करना है। यानी फुल फोटो का पेंट का जो क्वांटिटी होगी 2, तो अपर पार्ट में पेंट की क्वांटिटी 1 यूनिट होगी। बिल्कुल ठीक है। यहां क्वांटिटी देखें 4 और 3 7, यहां क्वांटिटी देखें 3 और 2 5 यूनिट। अब जरा ध्यान दें, पहले हमें इन्हें 2:1 में मिलाना है, तो पहले इक्वल करो, तो इक्वल करेंगे तो इधर 5 से गुना करो, इधर 2 से 7 से कर दिया जी। अब जिस रेशियो में वो चाह रहा है उस रेशियो से उठा के इसे गुना कर देते हैं। तो मान लीजिए हम चाह रहे हैं 2:1 के रेशियो में, तो इधर 2 से गुना कर दो, इधर 1 से कर दिया साहब। तो यहां 7 एकम 7 से करोगे तो 7 ये 21 आएगा और 7 दूनी 14 आएगा। यहां 5 दूनी 10 से किया तो ये 30 आएगा और ये 10 चौक 40 आएगा। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 5 दूनी 10 7 70। अगर 70 किलो पेंट यूज हुआ था पूरी फोटो बनाने में, बड़े ध्यान से समझना, पहला सवाल डिटेल में समझ जाओ, मतलब बता तो छोड़ ही रहा हूं लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाओगे, उसका जीवन में दिक्कत नहीं। अगर पूरी फोटो बनाने में 70 किलो पेंट यूज हुआ है, पूरी फोटो बनाने में मेरे भाई 70 किलो पेंट यूज हुआ है, तो उसमें से 40 किलो पेंट तो ब्लू कलर का यूज हुआ और 30 किलो पेंट येलो कलर का हुआ।
जबकि अपर भाग में कितना हुआ, एक साथ 7 5 35। तो ऊपरी वाले हिस्से में अगर 35 किलो पेंट इस्तेमाल किया है, तो उस 35 किलो पेंट में, जो ऊपर वाले में 35 किलो पेंट यूज किया है, उसमें से 14 किलो तो है ब्लू कलर और 21 किलो है येलो कलर। तो मेरे बच्चे टोटल 40 किलो ब्लू कलर ही इस्तेमाल हुआ, उसमें से 14 किलो हुआ है अपर पार्ट में, तो बचा कितना, 26। तो 26 किलो हुआ होगा लोअर पार्ट में। पूरी फोटो में 30 किलो येलो कलर पेंट यूज हुआ है, 21 किलो तो ऊपर वाले में यूज हो गया, तो बचा कितना सर, 9। तो नीचे वाले में येलो कलर 9। तो नीचे वाले पार्ट में ब्लू और येलो कलर का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों, 26:9 होगा। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है, 26:9 होगा ब्लू और येलो कलर का रेशियो। दैट इज योर आंसर। वैसे ही मेरे बच्चे आप एक बात समझ सकते थे कि नीचे वाले में नेचुरल है ब्लू ही ज्यादा आना था और येलो कम, तो ब्लू यहां पे कम है, यहां पे भी कम है, यहां पे भी कम है। तो ऑप्शन से भी ट्रिक वाइज आप जाते तो केवल ऑप्शन ए ही आपको जस्टिफाई करा के देता। अब इसी तर्ज पे और सवाल ले रहा हूं। करिए भाई। आप पढ़ते रहे। आओ मेरे भाई, सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। कहता है पूरी पृथ्वी पर लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है, पूरी अर्थ पे लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज 1:2। यानी सवाल में कह रहा है कि भाई पूरी पृथ्वी पे अगर भूमि एक है तो पानी का भाग है 2। भूमि एक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पानी का भाग है 2। ठीक है जी। यानी पूरी पृथ्वी पे भूमि का भाग कम है और पानी का भाग ज्यादा है। जबकि कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 है। ऐसे मैंने बना दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों पूरी पृथ्वी पे दो चीजें, एक चीज तो है पानी, पानी ज्यादा है तो लेट्स से पानी, और एक हिस्सा है मेरे बच्चे भूमि का, तो ये ग्रे कलर में या इस कलर में मैंने शो कर दी लैंड। तो पूरी पृथ्वी पे पानी है और भूमि है। सवाल में कह रहा है कि भाई पानी का पार्ट ज्यादा है और भूमि का पार्ट कम। ये नीला नीला जो है ये पानी है, भूमि का भाग है 1। जबकि कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें लैंड इज टू वाटर का रेशियो 2:3 है। ये मेरे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि पूरी पृथ्वी को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें बीचों बीच, तो ये कहलाता है मेरे बच्चे क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और ये कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। आपने कहा ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया जी। अब तो कह रहा है कि बताओ भाई फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो हुआ उत्तर पृथ्वी का, ये उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा। पहले आप इतनी बात पढ़िए, सवाल को इमेजिन करिए, फिर मैं सवाल को डिटेल में लेने की कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ समझाने की कोशिश की कि सवाल क्या कह रहा है। एक बार कोशिश करिए। आइए बाबू। हाँ।
अब मेरे बच्चों एक बात तो आप समझते होंगे कि जितना एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होगा, उत्तरी गोलार्ध का होगा, उतना ही एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर का होगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट है तो साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया भी 1 यूनिट होगा। एरिया का मतलब है ये टोटल जगह है जिसमें पानी भी है और धरती भी है, मतलब भूमि और पानी दोनों है, भूमि पानी दोनों है। तो मेरे बच्चे जितना एरिया नॉर्दर्न में होगा उतना ही साउदर्न में। भाई ये लाइन जो होती है बीचों बीच, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, यही तो दो बराबर एरिया में बांटती है पूरी पृथ्वी को। तो भाई इसका मतलब पूरी पृथ्वी का जो एरिया है वो कितना हुआ, तो एक और एक कितना हुआ, दो। तो मेरे बच्चे पूरी अर्थ का जो एरिया है अगर वो 2 यूनिट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो कितना हुआ, 1 यूनिट। ये है मेरे प्यारे बच्चों एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो। जबकि यहां मैं कह रहा हूं कि भाई पूरी पृथ्वी में अगर लैंड 1 यूनिट है तो वो पानी 2, तो पूरी पृथ्वी का एरिया है 3 यूनिट। यहां मैं कह रहा हूं कि नॉर्दर्न में भूमि 2 है तो पानी 3, तो पूरी पृथ्वी का एरिया है 5 यूनिट। अब मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं कि भूमि का एरिया मतलब पूरी पृथ्वी का एरिया, पूरे अर्थ का एरिया इतना है, नॉर्दर्न का इतना, जबकि एक्चुअल में होगा ये कि अर्थ का डबल होगा, नॉर्दर्न का सिंगल होगा, यानी 1:2:1 में होगा। तो किसी भी अनुपात में बांटने से पहले क्या करेंगे, इक्वल। तो इसे 5 से गुना करेंगे, इधर मेरे बच्चे 3 से। तो ये हो गया मेरे बच्चे इक्वल, 1:1। अब किस रेशियो में चाह रहे हैं हम, 2:1 में, तो 2 1 से गुना। तो यहां 3 से करेंगे तो 3 3 9 आया, 3 दूनी 6 आया। यहाँ 5 दूनी 10 से गुना कर रहे हैं तो 10 दूनी 20 आया, और 10 से कम 10 आया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई पूरी पृथ्वी पे अगर 10 यूनिट भूमि है तो उसमें से 6 यूनिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो बची कितनी, 4 यूनिट साउदर्न में। पूरी पृथ्वी पे 20 यूनिट पानी है तो उसमें से 9 यूनिट पानी हुआ, पानी सॉरी 20 यूनिट पानी है पूरी पृथ्वी में तो उसमें से 9 है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो बचा कितना, 11। 11 यूनिट कहां होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिणी गोलार्ध में 11 यूनिट होगा। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो होगा मेरे बच्चे, 4:11 होगा, 4:11 होगा। यही मेरे सवाल का सही जवाब। आराम से समझो, फिर आगे बात करें। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर। कहता है जी पूरी पृथ्वी पे लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है दैट इज 3:5। while in northern hemisphere द रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर इज 7:9। कहता है ये रेशियो है 7:9। हमें बस एक ही बात समझनी है कि भाई पूरी अर्थ का जो एरिया होगा अगर वो 2 यूनिट होगा ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट होगा। बस इतनी बात समझनी है, नहीं हमने इनको मिक्स करना है 2:1 के रेशियो में। तो भैया यहाँ क्वांटिटी 3 और 5 8 है, यहाँ 9 और 7 16 है। तो पहले इक्वल करोगे, इक्वल करने के लिए मेरे बाबू इसे किससे गुना करोगे, 2 से, इसे 1 से। अब हमें किस रेशियो में लेना है, 2:1 में। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 5 20, 4 3 12। 1 से करोगे क्योंकि 1 गुना 1 1 आया, 1 को 7 से क्या 7, और 1 को 9 से क्या 9। तो 12 में 7 गया 5, और 20 में 9 गया 11। मतलब मेरे प्यारे बच्चों साउदर्न हेमिस्फीयर का लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है 5:11। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 5:11। है ना। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल जो आपने पढ़ा है ना उससे भी एक कदम ऊपर का क्वेश्चन है, यानी यहां एक स्टेप कैलकुलेशन का और बढ़ाया है। पहले सवाल पढ़िए, समझाता हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे।
सवाल में कह रहा हूं ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। पूरी पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात यानी लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है पूरी पृथ्वी पे वो 1:2 है, होल अर्थ पे। आपने कहा जी ठीक है। जबकि कह रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो 2:7 है, 2:7 है, 2:3, 7 दोनों। और हम ये बात जानते हैं कि यार पूरी अर्थ का एरिया अगर 2 यूनिट होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया होगा 1, यानी इन्हें मिक्स करना है 2:1 में। नीचे का पढ़ो ही नहीं, बस यहां तक का पढ़ो, इससे आगे का मत पढ़िए, बस यहां तक पढ़िए। तो मैं आपसे कहूं कि भाई साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो पहले इक्वल करते हैं, तो इक्वल करने के लिए इसे 3 से करेंगे, ऐसे 1 से हो गया इक्वल। अब जिस रेशियो में वो चाह रहा है 2:1 में, तो 2 से इधर गुना करो, 1 से इधर कर दिया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 एकम 1 से गुना करोगे तो भैया 2 ही आएगा और यहां 7। तो मेरे बच्चे पूरी पृथ्वी पे अगर 6 किलोमीटर भूमि है तो उसमें से 2 किलोमीटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो साउदर्न में कितनी बची? 4। पूरी पृथ्वी पे अगर 12 गिलास पानी है तो उसमें से 7 गिलास पानी माफ करिए नॉर्दर्न में है, तो साउदर्न में कितना बचा? 5। अब पहले इतनी बात पढ़िए फिर आगे बताएंगे। तो इतनी बात से ये पल्ले पड़ा कि सर साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें मेरे प्यारे बच्चों लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो 4:5। आपने कहा हाँ ये बात पल्ले पड़ गई, एक स्टेप कैलकुलेट कर लिया। अब इससे आगे की बात पढ़ेंगे। कहता है दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र, कहता है साउदर्न हेमिस्फीयर का हाफ कर दिया। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के फर्स्ट हाफ में कहता है लैंड इज टू वाटर का रेशियो 3:2। तो कहता है जो सेकंड हाफ बच गया उसमें लैंड इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे उत्तरी गोलार्ध है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब कहता है कि इसका अगर आधा कर दें तो पहले वाले आधे में ये चीज है तो दूसरे वाले आधे में क्या चीज होगी, ये पूछ रहा है। तो मेरे बाबू हमें ये बात पता है कि भैया साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया अगर 2 यूनिट होगा तो उसके हाफ का, फर्स्ट हाफ का एरिया हो जाएगा 1, यानी आपने इन्हें मिलाना है 2:1 में। तो 4 और 5 9, 3 और 2 5, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। आइए पहले 1:1 में करेंगे तो इधर 5 से इधर 9 से। अब किस रेशियो में चाहिए? 2:1 में, तो इधर 2 से इधर 1 से। तो यहां 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27। यहां मेरे बच्चे 5 दूनी 10, 10 5 50 और 10 चौक 40। तो 40 में 27 गया 13 भूमि है, और 50 में से 18 गया तो 32 यूनिट पानी। यानी मैं ये कह सकता हूं साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो 13:32 है। 13:32 मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए ये है तो मिक्सिंग का ही, लेकिन ये मिक्सिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। यहां सवाल के थ्रू लेता हूं, डाटा के थ्रू समझाता हूं। पहली लाइन पढ़िए। कह रहा है एक एलॉय है ए, और ये जो एलॉय है ये 60 किलोग्राम का है। एक दूसरा एलॉय है जो बी है, वो 100 किलोग्राम का है। कहता है जो एलॉय ए है उसमें लेड और टिन का जो रेशियो 3:2 है, जबकि जो एलॉय बी है उसमें टिन और कॉपर है। टिन और कॉपर का जो रेशियो है दैट इज 1:4। बहुत शानदार। आओ जी,
अब जरा नजरें इधर करिए। क्या भाई, 60 को अगर 3:2 में बांटोगे तो 3 और 2 5, 5 12 60, तो 12 3 36 तो आएगा लेड, और 24 आएगा टिन। बिल्कुल, यानी 24 किलोग्राम टिन और 36 किलोग्राम मेरे बच्चे लेड है। जबकि 100 को 1:4 में बांटेंगे तो 1 और 4 5, 5 20 100, तो 1 यूनिट आ गया 20, तो ये आएगा 20 किलो, और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 80 किलो। अब सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों को हमने मिला दिया, तो मिलाया तो जो नई मिश्र धातु बनी, यानी इसको और इसको मिला दिया, तो मिलाने पे तीन चीजें इनके अंदर, लेड, टिन और कॉपर। तो भैया लेड कितना है 36 किलो, कॉपर कितना है जी 80 किलो, और टिन कितना है, टिन 24 किलो, यहां था 20 किलो यहां, यानी 44 किलो। और यही आपसे पूछा हुआ है कि भाई जो नई मिश्र धातु बनी उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों टिन कितना होगा, तो आंसर होगा 44 किलोग्राम। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।